घटना चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा ब्लास्ट से बीजेपी को होगा फायदा। कांग्रेस ने किया बयान से किनारा। जेडीयू के बाद शिवसेना का मोदी पर हमला, कहा मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने पर होगा नुकसान। क्या मोदी देंगे कोडनानी और बजरंगी की कुर्बानी? गुजरात दंगों में दोषियों को सजाए मौत देने की सरकार करेगी अदालत में अपील। और सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु में भाजपा ऑफिस के बाहर बम धमाके की, जिसमें 8 पुलिसकर्मी समेत 16 लोग घायल हुए। और इस घटना के बाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, डॉक्टर शकील अहमद साहब हैं, उन्होंने जो बात कही कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, तो उस पर बीजेपी के भी बयान आए और कांग्रेस ने भी जब पार्टी के तौर पे उन्होंने कहा वो उनके बयान से सहमत नहीं है। आतंकवाद पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि आतंकवाद पे सियासत नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को भी समझ में आना चाहिए। सिर्फ एक नेता को क्यों समझ में आता है और वो क्यों बयान देते हैं? सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं जो बयान आए हैं वो क्या है। This is very clear act of terror. At this hour, every day, our party senior leader, national level leaders, and state level leaders are taking the meetings every day because of the election. Thousands of our party workers every day visiting for the party because the election is going in Karnataka. Their target is 100%. I think the target is BJP workers only. Because this is the BJP office, in front of the BJP office, is happening here. So, I appeal the people to remain calm and not to panic. The culprits will be caught and punished. Already I have spoken with our senior police officers. They are on duty now. So who behind this incident, the investigation, after the investigation only, we can say which terror group is. कुछ ट्वीट किया है, उसकी जानकारी वो अवश्य स्वयं देंगे, पर मैं समझ सकता हूं उन्होंने ऐसा कोई भी विवादास्पद बयान नहीं दिया है। और मैं फिर आपको बड़े कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा स्पष्ट रहा है कि कहीं भी आतंकवाद के मुद्दों पर राजनीति की बात हम नहीं करते हैं और सारी दलों को दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2-3 गाड़ियों को गहरा नुकसान पहुंचा, पुलिस कर्मियों को नुकसान पहुंचा, इंजर हुए। और इलेक्शन के माहौल में इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं वो आ रही हैं कि बहुत पावरफुल बम था और जो उसके पैलेट्स वगैरह हैं वो 1 किलोमीटर की रेडियस में पाए गए और किसी प्रोफेशनल का काम दिखाई देता है। और जो दक्षिण भारत में इस प्रकार के कई बम ब्लास्ट हुए उसी से कहीं जुड़ा हुआ। जो ब्लास्ट हुआ है उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। हमारे कार्यकर्ता किसी भी ब्लास्ट या इस तरह की घटना से डरने वाले नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है और इस तरह की घटना के बावजूद हमारे कार्यकर्ता निर्भीक होकर कर्नाटक के चुनाव प्रचार में लगेंगे और चुनाव जीतेंगे। इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां सारे देश में चल रही हैं और यह ज़मीनी हकीकत है कि स्लीपर मॉडल्स स्थान पर बड़ी संख्या में अपना रोल प्ले कर रहे हैं और इन स्लीपर मॉडल्स को नष्ट किए जाने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयत्न होना चाहिए वह कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। लेकिन यह जो भी घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोग जख्मी हुए हैं और 2 लोग तो बहुत ही बुरी तरह हताहत हैं। मैंने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर श्री जगदीश शेट्टर से भी बातचीत की है और वहाँ की इस हालात के बारे में जानकारी हासिल की है। देखिए, उसकी पूरी मालूमात नहीं है, लेकिन ऐसे किसी भी वाक़े को कि हम निंदा करते हैं और वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने सुना कि निंदा
करते हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राशिद अलवी साहब। इससे पहले शकील अहमद ने कहा था कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। 16 लोग जख्मी हुए हैं, 8 पुलिसकर्मी शामिल हैं, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुष्पेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पहली बार शायद इस तरह का बयान आया हो कि धमाके हुए और धमाके के बाद जो है ये कहा गया कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, और फिर उस पर कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने कि इसका निंदा करते हैं, और आरपीएन सिंह ने भी कहा कि हम इस तरह के बयान को हम सिर्फ आतंक को आतंक मानते हैं, आतंक से सबको मिलजुल कर लड़ना चाहिए। देखिए दिलीप, कर्नाटक में चुनाव हैं जी, और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है और किस तरह से चुनाव जीतने की तिगड़म में लगी हुई है, इस पूरे बयान से शकील साहब से एक तो उनकी फिरकापरस्त मानसिकता जो वो कांग्रेस पार्टी के चादर में बैठ के पूरी कर रहे हैं वो नज़र आती है। और मेरा सवाल शकील साहब जैसे लोगों से है जो कांग्रेस में सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की बात करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और देश के लोग और इस देश का एक बड़ा मुसलमान वर्ग ये आरोप लगाए कि अफजल गुरु को फांसी क्या इस देश के हिंदू वोट बटोरने के लिए दी गई थी? क्या हैदराबाद के अंदर जो बम धमाका हुआ, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय ने एनआईए और आईबी ने आज तक ये नहीं बताया कि ये किसने कराया, कैसे कराया, किस तरह हुआ? आज उसको महीना भर हो गया। क्या हैदराबाद के तमाम सारे लोग, वहां चर्चा है इस बात की कि ये बम धमाका कांग्रेस पार्टी ने इसलिए कराया ताकि हैदराबाद के अंदर जो तेलंगाना का मूवमेंट है उसको पीछे ढकेल दिया जाए। अकबर उद्दीन की स्पीच के बारे में लोगों का कहना है कि हैदराबाद को जलाने के लिए पूरी कोशिश थी कि जो तेलंगाना मूवमेंट के खिलाफ जो है आंध्र प्रदेश के लोग हैं उसमें कांग्रेस का हाथ है इसलिए कराया। तो सवाल यह है कि अगर आप शकील साहब इस तरीके के आरोप लगाएंगे कि वहां चुनाव में फायदा लेने के लिए आप बम ब्लास्ट करा रहे हैं, तो इस देश में 26/11 किस लिए कराया था, किसने कराया था, क्यों कराया था? बहुत सारे तार थे, सिर्फ अजमल ही एक तार था। फिर सवाल दूसरी तरफ चला जाएगा। मेरा कहना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इस किस्म के मॉड्यूल हैं कि वो जहां दिल चाहे बम करा दे, बम धमाके करा दे? उन्होंने ये नहीं कहा है कि बीजेपी नहीं फायदा होगा। तो ये सवाल एक रूलिंग पार्टी के स्पोक पर्सन का होना चाहिए कि कैसे धमाका हुआ। बोलता है इससे, चूंकि बीजेपी तो सिंपैथी, तो मैं वही बात कह रहा हूं कि बम धमाका कहां होगा इसे बीजेपी को पता है। सिंपैथी मिलेगी नहीं मिलेगी कांग्रेस की जिम्मेदारी है। आतंकवाद पे सेंटर सरकार लड़ेगी। आतंकवाद के बारे में आपने अब तक कौन सी पॉलिसी बनाई? हैदराबाद में क्या किया आपने, अक्षरधाम में क्या किया आपने, दिल्ली में आपने क्या किया? और अभी 1992 की जो इस तरीके से भुल्लर के मामले के ऊपर कांग्रेस ने राजनीति की, खुद कांग्रेस के ही एक नेता ने सारे कांग्रेस नेताओं की पोल खोली और उसमें उस लीडर का नाम लिया जो सोनिया गांधी की आंख और कान नाक बनी हुई है। तो मैं सवाल यह कह रहा हूं कि आप खुद आतंकवाद को राजनीतिक मुद्दा बना के वोट बैंक की राजनीति अगर आप कर रहे हैं, इसी मानसिकता के तहत आप ये बात करें कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा। सवाल यह है कि बम में कौन लोग शामिल थे, यह डिमांड करने की जगह आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या उसको नुकसान होगा। मेरा सवाल यह है कि आप बड़ी लड़ाई को छोटा करना चाहते हैं और इस तरीके के बयानों से उन लोगों को भी मौका देना चाहते हैं जो इसमें आपसे ज्यादा बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन जो एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से अपने आप को कहा कि इस तरह की कांग्रेस पार्टी का मानना यह नहीं है। दिलीप, सिर्फ ये कह करके दिग्विजय के 85 बयान से, रोज दिग्विजय एक बयान देते हैं फिर पार्टी कहती है ये पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन पार्टी उन पर कुछ एक्शन भी नहीं करती। अब शकील साहब इस लाइन में खड़े हो गए, कल अलवी साहब इस लाइन में खड़े हो जाएंगे कि ये उनकी निजी राय है, जो फायदे में है वो सार्वजनिक राय है, जो आपको नुकसान पहुंचाती है वो कहते हैं आप पब्लिक राय। आपने क्या स्टैंड लिया इस पे? आप बताएं कांग्रेस पार्टी कि आपके एक तर्जुमान ने जो आपका ऑफिशियल स्पोक पर्सन है एक बयान दे दिया, फिर उसके बाद कहा कि नहीं ये पार्टी का बयान नहीं है, फायदा पहुंचे तो पार्टी का बयान, नुकसान हो तो अपना बयान। ये भी तो बात है ना। तो किसी बड़े नेता को आगे कहना चाहिए कि शकील साहब को हम कंडेम करते हैं या हटाते हैं 10 दिन के लिए, कुछ भी करें ना। कैसे मैसेज जाए, क्या कहते हैं कि आप इससे नाराज हैं? आप ये भी इधर से भी चाहते हैं इधर से भी चाहते हैं कि बटला हाउस का एनकाउंटर गलत था, ये एक आदमी लगातार कह रहा है, उसको मुसलमानों से अपनी सांठगांठ रखनी है, उससे पार्टी को फायदा पहुंचाना है, और होम मिनिस्टर कहता है कि नहीं ठीक था। तो आप दोनों बातें क्यों कर रहे हैं? एक बात करें ना पार्टी के। दिग्विजय सिंह कोई पार्टी के छोटे कार्यकर्ता नहीं है, वो उसको पद होल्ड करते हैं। अर्केश जी, पहली बार नहीं है और कोई पहली पार्टी भी नहीं है। मुझे लगता है इस तरह से कई नेता बयान देते हैं और फिर दूसरे पार्टी के नेता कहते हैं नहीं ये पार्टी का नहीं है, उनकी निजी राय है। आप भी कांग्रेस में इतने दिनों से हैं और इतने दिनों से कांग्रेस के तमाम चीज़ों को आपने नज़दीक से देखा है।
इस तरह के जब बयान आते हैं और जब पार्टी उससे अपने आप को अलग करती है और कोई कार्रवाई नहीं करती हो? देखिए, आमतौर से जो बात पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता कोई कहता है तो पार्टी के लोग तो उसी बात को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर अपनी निजी राय सार्वजनिक रूप से कई बार व्यक्त कर चुके हैं। अब उसकी एक कुछ सीमा तो निर्धारित होनी चाहिए, तो मैं भी मानता हूँ। ये नहीं कि हम कोई बात कह दें और बाद में वो मेरा निजी बात के रूप में लिया जाए, लेकिन कई सारे जब महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई बात बोल देता है तो फिर पार्टी का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो वो राय निजी राय तक सीमित नहीं रहती है, वो एक विवाद का विषय तो बन जाती है। अगर विवाद का विषय न बनती तो आज हम आप इस पर चर्चा भी नहीं क्यों करते। तो उस चीज़ से तो हम समझते हैं कि थोड़ा परहेज करना चाहिए सबको। जो पार्टी की लाइन हो किसी इम्पॉर्टेंट इशू पर बोलना उसी आधार पर चाहिए। ये जहाँ तक इसका मामला है, बेंगलोर में जो हुआ है ब्लास्ट, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये घटना रुकी हुई थी, लेकिन अभी नज़दीक ही कुछ दिन पहले हैदराबाद में हुआ, फिर ये हुआ। तो इससे लग रहा है कि आतंकवादी शक्तियां फिर से एक बार सिर उठा रही हैं और इसको सभी को मिल करके मजबूती से इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। और लाभ हानि राजनीतिक फ़ायदे का जहाँ तक सवाल है, वो तो किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा ये तो जनता तय करेगी कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है कि देश का नुकसान जिस चीज़ से हो रहा है उस पर सबको एकजुट होकर के ही लड़ना पड़ेगा। चलिए, ये तो एक चीज़ है हर कैसे, लेकिन जो सवाल है कि जब कोई भी राजनेता है किसी पार्टी से बंधे हुए हैं, किसी पार्टी के नेता हैं वो, और जब वो बयान देते हैं, अक्सर ये कांग्रेस पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, हमने हाल के दिनों में देखा है और भी दलों के नेता जो उन्होंने बयान दिया, पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि पता नहीं वो क्या बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, अब फिर उनके दूसरे नेता भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि एक सियासी रणनीति का हिस्सा होता है। ये सिर्फ दल का बात नहीं है, सियासी रणनीति का हिस्सा बन के सामने लाया जाता है। अब जिस देश में जो देश आतंकवाद से लड़ रहा है, जिस देश में आतंकवाद पे भी अगर इस तरह की सियासत शुरू होती है तो आतंकवाद से लड़ाई कैसी होगी? इंटरप्रिटेशन का सवाल है जो आप कह रहे हैं। बहुत सारे लोग इस रूप में इसको देखेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कुछ ऐसे इशूज हैं जिस पर कि एक राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए और सभी लोगों को एक तरह की बात करनी चाहिए। जैसे आतंकवाद अगर खराब है तो सबको मानना चाहिए कि आतंकवाद खराब है, और उसका लाभ हानि की दृष्टि से अगर हम इवैल्यूएशन करने लगेंगे तो उससे फिर देश को नुकसान होगा और ऐसी ताकतों को ही बल मिलेगा जो इस तरह की हरकतें करती हैं जी। तो मैं मानता हूं कि इसमें कुछ लोगों को थोड़ा परहेज करना चाहिए और रिस्ट्रेंट लेकिन परहेज नहीं है पुष्पन, सवाल है कि आतंकवाद से आप जूझ रहे हैं, आतंकवाद से आप लड़ रहे हैं, आतंक पे सियासत भी जो है ये पहली बार नहीं है। आपने देखा है कि जितने दिनों से भारत आतंक से लड़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई मुल्क इतने दिनों से लगातार आतंकवाद से लड़ रहा हो, और ये कोई पहली बार इस तरह का बयानबाजी नहीं हुआ है जिससे ये माना जाए कि आतंकवाद पे भारत में सियासत नहीं होती है। दिलीप, देखिए, सियासत आप ठीक है, आपने घर के अंदर उसकी सारी चीज़ों पर तहकीकात करें। ज़रूरी नहीं है कि इस देश में आतंकवाद की हर घटना या हर घटना को आतंकवादी बता करके आप अपनी कमज़ोरियों पे चादर डाल दें और जो सही कल्प्रिट हैं वो पकड़े ना जाएं। मेरा सवाल यह है कि जो सत्ता में होता है और जो सत्ताधारी पार्टी के लोग होते हैं, जो मंत्री होता है, उसके बयान की एक ऑफिशियल वैल्यू होती है, वो पूरी देश में देखी जाती है। बाकी कोई ऐरा गैरा बयान दे दे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश में रूलिंग पार्टी के गृह मंत्री ने कुछ महीने पहले जयपुर में एक बयान दिया और कहा आरएसएस बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यह रिकॉर्ड पे कहा, इसमें किसी ने इन्फराद नहीं निकाला, किसी ने उसका कोई नया मतलब नहीं, उन्होंने साफ साफ इन शब्दों को कहा। कुछ दिन बाद वो घिरते नजर आए और उसके बाद हमने ये देखा इस देश ने, जैसे अभी हरकेश भाई कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज का जो बम धमाका है उससे किसको सिंपैथी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन
इस देश ने यह भी देखा। एक सवाल, हम सिंपैथी की तरफ देखते हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं वो जनता देखे न देखे, वो किसको मानती है नहीं मानती है, हम बहुत सारे फैसले लेते हैं, जनता किसके हक में। आज संजय दत्त को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, लोग कहते हैं कि संजय दत्त के पीछे एक लॉबी काम करे, लोगों का मानना है। बट मेरा कहना यह है कि गृह मंत्री ने जब यह बयान दिया था जयपुर में, फिर वो उससे पलटे, और उसके पलटने के कुछ दिन की इक्वेस्ट देखें आप कि जिस तरीके से गुपचुप तरीके से आपने अफजल गुरु को फांसी दी, तो आपने किसको सेटिस्फाई किया? तो एक वर्ग का मानना यह था कि हिंदू आतंकवाद की बात कहकर के गृह मंत्री फंस गए थे, लिहाजा उन्होंने इस दबाव में आके अफजल गुरु को फांसी दे दी, आनंद फानंद में दे दी। तो पब्लिक क्या इंफ्रा निकालेगी, इससे किसी को लेना देना नहीं है। बात यह है कि आप जो कर रहे हैं वो दिखने भी चाहिए कि आपकी नीयत ठीक है कि नहीं है। लोग क्या कहेंगे बात अलग है। आज उन्हीं की पार्टी का, आज कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता मनेंद्र सिंह बिट्टा ने बीजेपी आरएसएस पे आरोप नहीं लगाया है, उसने कहा कि कांग्रेस पार्टी भुल्लर को बचा रही है और लगातार बचा रही है। तो यह सवाल यह है कि आखिर जो रूलिंग पार्टी है, अगर वो इस किस्म के बयान देती है तो उसका मतलब कुछ और होता है, और दीगर पार्टियां हैं वो अलग अलग बयान देती रहे। इस देश में तो इस आतंकवाद को लेकर उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति में चुनाव जीता गया जी। तो यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस देश की पॉलिसी क्या है आतंकवाद को लेकर यह किसी को नहीं पता। 2 दिन पहले बोस्टन में हमला होता है, वहां प्रेशर कुकर की बात कही जाती है। आज मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने बोस्टन के हमले को, जो हमारे यहां का इंटरनेट और ट्वीट के ऊपर है, लोगों ने कहा कि अगर यह नहीं पता चल रहा है ओबामा साहब को कि यह घटना किसने पूरी की है, तो कहने लगे भारत की पुलिस से पूछ ले, भारत की पुलिस बता देगी अमेरिकन मुजाहिदीन ने की है, क्योंकि हमारे यहां हर घटना होती है तो लोग कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन ने की है। तो इस तरीके से रेडिक्यूल भी कर रहा है एक वर्ग। इस वर्ग को यह भी लगता है, क्या कहते हैं कि भारत की एजेंसियां जो हैं, इंडियन मुजाहिदीन उन्होंने कोई क्रिएट कर रखी है और हर बार मुसलमान को फंसाने के लिए बात करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि कल वहां घटना घटी, आज यहां घटना घटी, बंगलौर में क्यों घटी, बंगलौर में इस घटना का क्या मतलब था, और क्या इस देश की एजेंसियां अगले 2 दिन में 48 घंटे में क्या निष्कर्ष निकालती हैं? नहीं, जब हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ, अभी महीना से ऊपर हो गया और अभी तक ये नहीं पता है किसने किया है। मैं वही बात कह रहा हूं कि आप पता है ना कि अगर सरकार की तरफ से जो एजेंसी हैं, जो ऑन द स्पॉट हैं, जिनके निर्देशन में काम करना है, सरकार एक आंसरेबल है। अपोजिशन पार्टी ने क्या कहा, रीजनल पार्टी ने कहा कि वो महत्व नहीं है। सरकार जो बात कहेगी वो फाइनल होगी, वो पूरी दुनिया उस पर मानेगी। आज 1 महीने के बाद तक नहीं पता कि हैदराबाद में किस लिए ये ब्लास्ट हुआ, किसने ये ब्लास्ट किया। 17 लोग मर गए, वहां 3 लोग मरे हैं बोस्टन के। उसमें भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने लिखित में चिट्ठी भेजी और कंडोलेंस किया। आप एक तरफ तो अमेरिका से बड़ी बराबरी की बात करते हैं, आपके देश में 17 लोग मर जाते हैं, 20 लोग मर जाते हैं, वहां के राष्ट्रपति को पता भी नहीं होता। तो आपको दूसरे की घटना इसलिए बड़ी लगती है कि वो बड़े आका हैं हमारे, और अपने देश के 17 लोगों पे, इस देश को, लोगों को सॉरी कहने में भी लोगों को तकलीफ होती है कि कौन नुकसान होगा, कौन नहीं होगा, किसको फायदा होगा। तो राजनीति कर कौन रहा है इस देश के अंदर आतंकवाद को लेके? आतंकवाद को मुद्दा किसने बनाया है इस देश में? अगर आतंकवाद को बढ़ावा देके उसका राजनीतिकरण किसी ने किया है, तो इस देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब में यह पूरा खेल शुरू किया, और वो जिस तरीके से अकालियों को साइडलाइन करने के लिए आपने बिंडर वाले को खड़ा किया, पूरा देश जानता है इसको, उस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, उस जमाने के तमाम सारे लोगों ने यह बात कही है। तो आप आतंकवाद को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए भी कर रहे हैं। तो क्या इस देश में आतंकवाद जो मुसलमानों का, जिसमें नाम लिया जाता है कि हर आतंकवादी घटना के पीछे मुसलमान होता है, तो इसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है? बिल्कुल यही सवाल है कि इसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है। जब कर्नाटक में आज जब हमले हुए, जब धमाके हुए, और धमाके के तुरंत बाद अभी सरकार को यह पता नहीं है कि किसने किए। अभी सरकार को ये नहीं पता है कि जो लोग गंभीर रूप से घायल है उसमें से कितने लोग जिंदा रहेंगे, और बिल्कुल। और ऐसे में किसी भी नेता का ये बयान आना कुछ ना कुछ सियासी रणनीति का हिस्सा आप मानते हैं कि ये हो सकता है? दिलीप, बड़ी सोची समझी रणनीति है और बड़ी खतरनाक रणनीति है। मैं यही बात कह रहा हूं, आप उन तमाम लोगों को इस पूरे शक के शुबा के सर्कल से बाहर कर रहे हैं जो असली कॉन्स्पिरेटर हैं। वो देश में हो सकता है, वो देश के बाहर हो सकते हैं, वो ईस्ट से हो सकते हैं, वो वेस्ट से हो सकते हैं। आप उनको जामा न पहना के आपने इसको इतना डाइल्यूट कर दिया कि आप झगड़ा इसमें कर रहे हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ है, इसमें बीजेपी को फायदा है, ये संघ वाले करा रहे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद वाले करा रहे हैं, ये जमात इस्लामी वाले करा रहे हैं। ये करके आप इस बड़ी लड़ाई को छोटा कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर 13-14 साल के बाद कल बोस्टन का हमला हुआ है, पूरे नेशन के अंदर अलर्ट हो गया है, और जो लोग थे उन्होंने स्कैन करना शुरू कर दिए, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। लेकिन आपके मुल्क के अंदर जो अमेरिका बनने का ख्वाब देख रहा है, सुबह से लेकर शाम तक लोग कहते हैं कि अमेरिका की तरह हमें बात करनी चाहिए। आपके देश में 17 लोग मर जाते हैं और आप ये नहीं पता कर पाते ये हमला किसने किया है, किस तरीके से हुआ है, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर फिर ड्रामा आएगा तो लोग सोचेंगे देखिए साहब, मुसलमानों को फंसाने के लिए, एक वर्ग को फंसाने के लिए जो है सरकार और इस देश की एजेंसियां लगी हुई हैं।
इसीलिए इस देश की एजेंसियों के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। शकील साहब, एक हरीकेश जी, जो एक महत्वपूर्ण बात है जो आपसे मैं, जो शकील साहब ने बयान दिया उसको अगर छोड़ भी दें एक समय के लिए, कुछ पल के लिए, भारत की जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, आप देखें 2001 में हुआ और अभी 2013 में 11 साल के बाद, 12 साल के बाद वहाँ एक हमले हुए हैं और हमारे यहाँ हमले लगातार हो रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इस बार, लेकिन इस कोशिश को अगर देखा जाए, ज़मीनी स्तर पे देखा जाए, तो आतंकवाद से जो हमारी लड़ाई रही है वो बहुत ही कमज़ोर दिखती है कि हम बहुत मजबूती से आतंकवाद के खिलाफ जो जिस तरह की हमारे पास इच्छा शक्ति होना चाहिए उसे लड़ने की, वो दिखा नहीं है अभी तक। आपको लगता है कि इसमें एक कहीं ना कहीं, चूंकि इस तरह के सियासी बयान में वो चीज़ें या सियासी मानसिकता में या सियासत में जाके फंस जाती हैं चीज़ें, हम एक आतंकवाद से जो हमारी भारत की लड़ाई, जो लड़ाई है बहुत कमज़ोर है। इसके लिए जो स्ट्रांग पॉलिटिकल विल देश में पूरी व्यवस्था चलाने वाली जो राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दलों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कभी कभी ये महसूस होता है लोगों को, जैसा कि आप कह रहे हैं उस बात से भी यही लग रहा है कि लोग महसूस करते हैं कि पॉलिटिकल विल जो जितना स्ट्रांग होनी चाहिए इससे लड़ने की, उसमें शायद कहीं कहीं कोई कमजोरी है। क्योंकि कई बार जैसे सुप्रीम कोर्ट से जो फांसी की सज़ा वगैरह हो जाती है लोगों की, तो उस मामले को इतने दिनों तक जो रुक जाता है जब वो मर्सी पिटीशन करते हैं प्रेसिडेंट के पास कि उन्हें माफ़ी दिया जाए, क्षमा किया जाए और फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदला जाए, इस तरह की जो वो प्रार्थना करते हैं, उसमें जो निर्णय लेने में देर होती है उसका भी असर पड़ता है आतंकवाद की लड़ाई को कमजोर करने में। वो तो एक लॉन्ग जो हम तो आज एक राष्ट्र के तरफ, कहना ये चाहता हूं कि पॉलिटिकल विल जो है, उत्तर प्रदेश में देखें तो एक मांग की जा रही है कि भाई इनको, ये निर्दोष है, अब उसमें केस चला नहीं, उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, उसमें उनको छोड़ दिया जाए। इस तरह के कई तरह के अभी इसके बारे में कई सारे जो लोग ऐसे पकड़े गए जिनको आतंकवाद के, आप कह रहे हैं उसमें लाइन जोड़ो। दिलीप, उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद ये मांग नहीं है, समाजवादी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह कहा कि जिन मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पे पकड़ रखा है हम उनको छुड़वाएंगे। इसको दो पहलू है। मैं कहता हूं वो उनको कोर्ट तय करेगी ना कि किसी सामाजिक किसी पार्टी के कहने से पकड़ा गया। उसमें इसके दो पहलू हैं। आज जब अगर सियासत इस पे हो रहा है और जिस तरह से लोग सियासी बयान दे रहे हैं, उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो लोग, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं निर्दोष भी पकड़े जा रहे हैं जो जिस तरह से कोर्ट से बरी हुए हैं, इसका मतलब बहुत साफ है। एग्री। और इसका मतलब ये भी है कि आपका जो आतंकवाद से लड़ने के खिलाफ जो आपकी इच्छा शक्ति है, जो रणनीति है, जिस तरह से सोच होना चाहिए, वो भी नहीं है। सिर्फ इसका एक पहलू है कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह के मैनिफेस्टो में बयान लिखे हैं। लेकिन यह भी तो सच है कि कई ऐसे लोगों को बेकसूर बता करके सालों के बाद छोड़ा गया। कोर्ट को ही फैसला करना। हाँ, नहीं, तो कोर्ट ही फैसला करेगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कैसे जारी कर सकती है? नहीं, सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल है कि आज ये स्थिति हो रही है कि 17 साल, 18 साल, 10 साल, 12 साल के बाद एक युवा को आप पकड़ते हैं जो निर्दोष होता है, और जो निर्दोष होता है उसको कोर्ट छोड़ता है, फिर उसका जीवन खराब हो जाता है, और उसको आप कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों पहलू हैं इसके कि आपकी जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं मजबूती से आप उसको नहीं लड़ रहे, इसलिए आप निर्दोष को पकड़ते हैं। नहीं, देखिए, आपकी जो पूरी प्रक्रिया है आतंकवाद से लड़ने की, वो दुरुस्त नहीं है। और उसके साथ साथ उसके ऊपर ये है कि जो सियासी बयानबाजी है वो उसका दूसरा हिस्सा है। देखिए, आप याद रखें कि असीमानंद को पकड़ा गया और असीमानंद का नाम आ गया और यहाँ आ गया वहाँ गया। असीमानंद ने इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे एक बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया कि किस किस तरीके से मुझसे क्या क्या कहा गया, क्या क्या चीज़ें की कि मैंने, और मेरा कहीं कोई हाथ नहीं है। असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा और तमाम लोगों को ये नाम आए हिंदू टेरर के नाम पे, सेफरन टेरर के नाम पे, और खत्म हो गई कहानी। किसको चार्जशीट, एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा, आप कभी भी ध्यान रखें दिलीप कि सिस्टम कभी भी 100% सही डिलीवर नहीं करता है। मैं मानता हूं सवाल, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं जी। मैं मानता हूं कि इस देश में बहुत से बेकसूर लोगों को पकड़ा जाता है, और आप छोड़ दें आतंकवादी कार्रवाई को,
पुलिस छोटे छोटे चोरी और डकैती के मामले में बहुत से निर्दोष लोगों को पकड़ के बंद कर देती है। फंसाने का हमारे यहाँ कार्यक्रम, इस तरह की चीजें होती है, खबरें आती है। मैं सवाल है कि आतंकवाद जैसे जो एक राष्ट्र के लिए, जिसको आरपीएन सिंह कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, देश के तमाम नेता कहते हैं कि आतंकवाद से हमें लड़ने में मजबूती से हमें हमारी इच्छा शक्ति, हमें राष्ट्र को एक होकर लड़ना चाहिए। सवाल है कि एक तरफ आप कहते हैं हिंदू आतंकवाद को नाम लेके उसको सियासी रंग देते हैं, दूसरी तरफ निर्दोष मुसलमान जिनको छोड़ा गया है वो निर्दोष होकर जब निकलते हैं तो उनमें भी ये जाती है कि आप हमें सिर्फ मैं मुसलमान हूं इसलिए आप पकड़ रहे हैं हमें, वो निर्दोष है उसको कोर्ट निर्दोष करार देती है। इस तरह के तमाम, तो इस दोनों चीजों को अगर देखें तो इसका मतलब क्या है, और ये इस तरह के बयान को देखें तो इसका मतलब क्या होता है। इससे तो साफ लगता है कि जो राष्ट्र का कमिटमेंट है टू फाइट टेररिज्म, आतंकवाद से जो हमारी लड़ाई है वो सिर्फ कमजोर नहीं है, उसकी कोई राह नहीं है, उसकी कोई दिशा नहीं है, उसका कोई दशा नहीं है, उसकी कोई नीति नहीं है, किसी भी तरह से हम नहीं लड़ रहे हैं। देखो दिलीप, एक आप ये माने क्या कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है हमने उसमें कोई इस किस्म का हमने उसको चैनल नहीं बनाया है कि हम ये फूल प्रूफ कह दें। अभी आतंकवाद के नाम पे एनटीटीसी के ऊपर एक नया बवाल हो गया है, फिर एनआईए के ऊपर एक बवाल हो गया है। तो हमारी एजेंसियां एक दूसरे से ना कोऑर्डिनेट करती हैं, उस पूरे सिस्टम को जो मजबूत करना है। ये जो बात सरकार या आरपीएन सिंह साहब या गृह मंत्री हर बार कहते हैं कि इच्छा शक्ति नहीं, ये तमाम जब कांग्रेस की सरकार है तब भी कह रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार थी तब भी कह रहे थे। उसको बीजेपी के बारे में बार बार इसलिए नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस इस देश में एक आपने पूरा सिस्टम क्यों नहीं खड़ा किया। आज शकील साहब इसलिए खड़े होकर ये बयान दे सकते हैं कि बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि इस तरह के बयान पहले दिए गए हैं। इस तरह से सियासी फायदा और नुकसान उठाया राजनीतिक दलों ने। हरकेश जी देखिए, हमारे देश का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य, मैंने आपसे पहले ही कह दिया इस बात को, कि जो हमारे देश के राजनीतिक दल हैं उनमें वो शिक्षा शक्ति का अभाव है। जिस शिक्षा शक्ति से इस बड़े दैत्याकार एक खतरे से लड़ना है, उसमें इच्छा शक्ति की कहीं कहीं कमजोरी है। और जो भी राजनीतिक दल हैं, ज़्यादातर राजनीतिक दल इस घटना से भी अपने राजनीतिक लाभ हानि को संबद्ध करके देखते हैं, और अगर वो नहीं देखकर, मान लीजिए वो देखते हैं और बोलते नहीं हैं, तो दूसरे देख करके बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, जैसे आपने मैनिफेस्टो का आपने जिक्र किया, समाजवादी पार्टी के और भी कई बातें जो आप लोग कर रहे हैं, उससे एक बात तो जाहिर हो रहा है ना कि राजनीतिक दल आमतौर से लाभ हानि की दृष्टि से इस चीज़ को देख रहे हैं। तो जब तक आप राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से इन चीज़ों को देखेंगे, तब तक इस पर वो जोरदार लड़ाई नहीं हो सकेगी जो होनी चाहिए जी। और इसी से ये पता चलता है कि इच्छा शक्ति की में कमजोरी है। वो एक पहलू है जिसको आप कहें राजनीतिक, मैं तो कहता हूं जो प्रशासनिक या जो सिस्टमेटिक जो सिस्टम है, हमारी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था ही इस तरह की बन कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हम जब एनसीटीसी की बात करते हैं तो हम उस पर हमारे उसमें आंतरिक सियासत आ जाती है, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर और तमाम तरह के स्ट्रक्चर की बातें आ जाती हैं। आज आंतरिक सुरक्षा के मामले पे जो पब्लिक ऑर्डर पे दिल्ली में बैठक होती है, उसमें 7 मुख्यमंत्री आते हैं, बाकी मुख्यमंत्री नदारद होते हैं। तो जब सुरक्षा का मामला है, क्योंकि वीवीआईपी जो लोग हैं यहाँ पे उनको सुरक्षा मिली हुई है, जो देश के आम लोग हैं जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, वो मार्केट में जाएंगे तो मारे जाएंगे, जो हर धमाके में मारे जाते हैं। उनका कोई और क्योंकि वो उनका कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं होता है, इसलिए शायद ये उदासीनता है। शायद इसीलिए यही कारण है कि शकील साहब आज खड़े होकर ये बात कह सकते हैं आतंकवादी या जो भी हमले हुए, जो ब्लास्ट हुए, कि यहां तो उसको बीजेपी को फायदा होगा। ये संवेदनहीनता क्यों आई? ये चीज, ये सोच जो है, अगर मान लीजिए उनके मन में आई भी, तो कम से कम उनको इस चीज को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से पार्टी के पद पर बैठे हैं, पार्टी के तर्जुमान हैं, रूलिंग पार्टी के आदमी हैं, क्योंकि इनके कह देने से ये पूरा मामला डिस्कशन का इशू चारों ओर बना हुआ है। अगर वो चुप रहे होते, उसे न बोले होते, अपने मन में आज नहीं भी बोले, तो सवाल तो ये है कि आतंकवाद से हमारी जो लड़ाई, तो आज जो बोलने की बात थी वो यही थी कि आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या करना। नहीं, लेकिन हम ये लगातार बोलते आ रहे हैं, ये बातें बोली जा सकती थी या नहीं, वो हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग से सोचने का अधिकार है, लेकिन कम से कम आज के दिन इस तरह की बात नहीं ही करनी चाहिए थी, मैं इतना कहूँगा। लेकिन ये बात आप देखिए, हमारे देश में, मैंने आपसे फिर कहा कि जिस पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है इस तरह के मेनेज से लड़ने के लिए, उसमें कहीं कहीं कमजोरी है, और उसमें
लोगों के राजनीतिक हित या तो जुड़े हुए हैं या अपने राजनीतिक हितों को जोड़ करके लोग देखते हैं। लेकिन जहाँ तक देशभक्ति का तकाजा है या देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल, हाँ, सुरक्षा और समृद्धि का सवाल है, उसमें इन सब बातों से ऊपर उठ करके ही कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, कदम उठाने पड़ेंगे, सबको मिल करके एक ढंग से सोचना पड़ेगा, तभी आप इसको नियंत्रित कर सकेंगे। बट मेरा आखिरी सवाल है कि जो हम जब कहते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, तो ये तो हम सरकार तक की बात करते हैं ना, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है, क्या आईबी, क्या रॉ, क्या एनआईए या और दीगर छोटी मोटी एजेंसियां, इनका राजनीति से क्या संबंध? ये परमानेंट है, राजनीति आए चली जाए, ये क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे हैं? इनके इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में वो परफेक्शन नहीं है जिससे कि ये ठीक से पिन पॉइंट कर सके, या हम ये नहीं ये व्यक्ति दोषी है। जैसे आपने एक सवाल यहाँ पर आया कि बहुत से लोग कोर्ट से छूट जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग छूट जाते हों वो दोषी नहीं हो, वो दोषी ना हो। जब उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिलेगा, बहुत बड़े बड़े आप जानते हैं तमाम हत्याएं करने के बाद लोग छूट जाते हैं, और सब लोग जानते हैं, पूरा गांव का गांव जानता रहता है, पूरा कस्बा जानता है किस आदमी ने हत्या की, लेकिन कोर्ट से छूट जाते हैं क्योंकि कोर्ट में जब गवाही नहीं जाती, गवाह डर जाते हैं या पैसे लेके टूटते हैं या किसी कारण से टूटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें जज को ये कहने के लिए एक पॉइंट मिल जाता है कि भाई एविडेंस नहीं है, इसलिए हम क्या करें, हम छोड़ रहे हैं। कई बार तो जज खुद करने में तो वो भी तो कम जो कहीं ना कहीं, वही तो मैं तो सिस्टम की कमजोरी है, दोनों पक्ष को देखिए, वही मैं कह रहा हूं, ये सिस्टम की कमजोरी है, दोनों पक्ष को देखिए। अब ये सिस्टम कैसे ठीक हो, इसको तो उन तमाम या अलग करा जाए, राजनीति से इसे अलग किया जाए कि आतंकवाद लड़ने के लिए जो मशीनरी बनी है वो अपना काम करती रहे, कौन सरकार आएगी कौन नहीं आएगी इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हिंदू पकड़ा जाए, मुसलमान पकड़ा जाए, सिख पकड़ा जाए, इस पे बवाल नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक निजाम बनाने के लिए जो कोशिश किया, एनसीटीसी का जो आपने अभी बात जिक्र किया है, उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर में कहीं कहीं इंटरफियरेंस हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, ये सब लेकर के कई सारे कई चीजें उठा दिया है। तो अभी जो इस पर एक यहाँ पर मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर्स की, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स उसमें नहीं आए, तो ये सब चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं? एक उसमें ये जो इंदिरा जी एक बात कहा करती थी कि सेंटर मजबूत होना चाहिए, और अगर सेंटर मजबूत नहीं होगा तो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वो स्थिति आज आ रही है, आज दिखाई नहीं दे रही है। कल को जब इसके कोई खराब नतीजे निकलने लगेंगे तब सब लोग उस पर बहस करेंगे जी। और ये निश्चित रूप से आज कुछ न कुछ कमजोरी वाली स्थिति है, और कोलिशन गवर्नमेंट बनने का जो इस समय सेंटर में एक प्रक्रिया चल पड़ी है, इसका भी फायदा ऐसी शक्तियां उठाने की कोशिश कर रही हैं जिससे कि उस सेंटर पर दबाव बना करके अपने ढंग से ऑपरेट करें। इन सब चीज़ों का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ रहा है। इससे हम चाहे तर्कों से अपने माने न माने कुछ बात करें, लेकिन ये सब चीज़ें दूरगामी प्रभाव डालने वाली हैं, और इससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर कहीं कहीं प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कम से कम चीफ मिनिस्टर्स को आकर के आना तो चाहिए था, आकर के विरोध ही करते। नहीं, उसमें तो जो सबसे शर्म की बात यह है कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली आए और प्रधानमंत्री से मिले और बोले कि साहब वो भुल्लर की फांसी माफ कर दीजिए, लेकिन वो मीटिंग में नहीं गए। कांग्रेस के कई राज्य के मुख्यमंत्री नहीं आए। बट मैं कह रहा हूं वो भुल्लर साहब की माफी के लिए प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।